हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने कोशिका पढ़ा था, आई होप आपने उसको रिवाइज करा होगा। अब उसका जितना कल हम लोग पढ़ चुके थे उसका आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। रीजनिंग की सुबह 9 बजे, साइंस की सुबह 10 बजे, जीके रात्रि 9 बजे और मैथ्स रात्रि 10 बजे। चारों शानदार क्लास आप लोगों के लिए चल रही है। बस करिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एक ही बैच से आप लोग के सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ हो जाएगी। अगर आप लोगों को कॉम्बो चाहिए चारों सब्जेक्ट का तो वो आप लोगों को मात्र 1199 रुपए में मिल जाएगा। यहां पर आप लोगों के सारे फीचर्स है जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, तो कोर्स में जाइए, निर्माण बैच रेलवे कॉम्बो मिलेगा, इसमें जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। जैसे पेमेंट करेंगे क्लास आप लोगों की चल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोशिका आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। इसकी बात करी थी ना। अब मैंने आपको इससे यह बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कम डेवलप होती है, कम विकसित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ज्यादा डेवलप होती है। हम बात कर रहे थे कि इस कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और इस कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, पहले मैं आप लोगों को वो वाले कोशिका के पार्ट बता देता हूं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वो आपको यूकैरियोटिक में भी मिलेंगे। और फिर बात समझ में आ रहा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, एक सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, राइबोसोम आप लोगों को मिल जाता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य वो मिल जाता है, और अंदर ऐसे धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ये मिल जाते हैं। बस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 5 चीजें पाई जाती है। इसके अलावा जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे। वो यूकैरियोटिक कोशिका में वो चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती है। तो इन 5 में से भी हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सेल वॉल कोशिका भित्ति पढ़ चुके थे। हालांकि सेल मेम्ब्रेन भी मैं पढ़ा चुका था, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को एक बार इसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो मैंने आपको बताया था कोशिका की सबसे जो आउटर लेयर है इसको आपने क्या बोला था? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और इससे जो अंदर वाली लेयर है इसे आपने बोला था सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। जल्दी से बताइए, ये जो सेल वॉल थी कोशिका भित्ति, इसकी नेचर कैसी थी? परमिबल, पारगम्य। ये सबको बाहर से अंदर आने दे रहा था, सबको अंदर से बाहर जाने दे रहा था। लेकिन इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली है, इसकी नेचर कैसी थी? सेमी परमिबल, अर्ध पारगम्य। काम की चीजों को तो अंदर आने देता है, जो काम की चीजें उसको अंदर नहीं आने देता। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा था? किसी भी पदार्थ की प्रवेश और निकास को क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। बहुत बढ़िया दोस्तों। दूसरी पॉइंट मैं बोल सकता हूं क्या कि ये सेमी परमिबल यानी अर्ध पारगम्य प्रकृति की होती है ये वाली झिल्ली? बिल्कुल। मुझे बताएंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका झिल्ली है, वो किसकी बनी होती है? जैसे कोशिका भित्ति तो आप लोगों ने देखा था कि जो प्लांट की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नामक एक पदार्थ की बनी होती है। वैसे ही दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है, वो किसकी बनी होती है? बताइए, बताओ। लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड किसको बोलते हैं? फैट को ही बोलते हैं, वसा को ही बोलते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि कोशिका भित्ति किसी में मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिका झिल्ली आप लोगों को हर कोशिका में मिलेगी। ये बात हम लोग कर चुके थे। कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बोलो, है कोई दिक्कत? नहीं है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताइए। हाँ गुरुजी पूछिए। जैसे मान लो हम भी एक प्रकार के एनिमल है, हम भी एक प्रकार के जंतु है, तो क्या हमारी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यानी हमारी कोशिका की जो सबसे आउटर लेयर होगी, सबसे भारी लेयर होगी, वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी यानी कोशिका झिल्ली होगी। इस बात पे तो सभी आप लोग एग्री कर रहे हैं? क्लियर है? अब दोस्तों हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, तो एक ये कोशिका, इसके पास में दूसरी होगी, दूसरे के पास में तीसरी, ऐसे होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों अगर इसके पास में फूड यानी भोजन ज्यादा है
और मान लो इसके पास में कम है, तो क्या भोजन यहां से यहां पर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। किससे होके जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से होके जाएगा। कोशिका झिल्ली कब अलाउ करेगी कि यार अगर इसमें भोजन ज्यादा है, भोजन का मतलब पोषक तत्व ज्यादा है, तब तो अलाउ करेगी। अगर दोस्तों इसमें ज्यादा है ही नहीं तो अलाउ नहीं करेगी। बहुत बढ़िया। या मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, कोई एक तरल भाग है, इसके अंदर आपने सेल यानी कोशिका रख दी है ना। मान लो बाहर क्या है, एक विलियन है, मुझे नहीं पता वो विलियन किसका है, नमक का घोल है या किसका है, मुझे नहीं पता। दोस्तों मैंने इसके अंदर एक कोशिका रख दी और मैंने ये देखा कि कोशिका फूल गई। इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, बाहर सॉल्यूशन यानी विलियन से पानी अंदर आया या इस कोशिका से पानी बाहर गया? अगर ये फूल रही है इसका मतलब बाहर से पानी जो है वो इसके अंदर आ रहा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, अगर कोई सॉल्यूशन था, कोई विलियन था, कोई है ना जलीय विलियन था, मतलब कोई पदार्थ और जल को मिला के आपने कोई विलियन बनाया था, कोई सॉल्यूशन बनाया था, मैंने इसमें कोई कोशिका रखी और मैं देखता हूं कोशिका जो है ना बिल्कुल संकुचित हो गई, बिल्कुल संकुचित हो गई, चिपक गई। इसका मतलब इसका जो पानी है वो बाहर निकल गया होगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोग किशमिश को देखते होंगे, जब किशमिश यानी रेजिन को पानी में डालते हैं तो क्या वो फूल जाती है क्या? क्यों? इसका मतलब यह है कि सर बाहर का पानी जरूर उसके अंदर एंटर करा है, तभी तो फूली है, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो अगर कई बार क्या होता है, सेल यानी कोशिका होती है ना, अपने बाहरी विलयन से पानी अंदर ले लेती है, या कई बार ऐसा होता है कि बाहरी विलयन में और पानी छोड़ देती है। दोस्तों ये जो पानी जा रहा है वो क्या इस सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से होके गुजरेगा क्या? बिल्कुल। यानी मैं बोलूं कोशिका झिल्ली से पानी का आवागमन हो रहा है, पानी अंदर से बाहर आ रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों क्या पदार्थ की गति हो रही है क्या? पानी भी तो एक पदार्थ ही है, तो पदार्थ की गति हो रही है क्या? तो दोस्तों आइए इस पदार्थ की गति को क्या बोलते हैं हम लोग ये समझने वाले हैं। दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डिफ्यूजन यानी विसरण और एक होता है ऑस्मोसिस यानी परासरण। सर ये जो पानी की गति हो रही है इसको क्या बोलते हैं? सब समझ में आ जाएगा, पहले दोनों आप लोग प्रोसेस समझो, आप अपने आप बता दोगे कि ये जो पानी बाहर से अंदर आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, या पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, है ना। ये दो प्रोसेस है, आप लोग ध्यान से समझिए। एक प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन यानी विसरण और एक का नाम है ऑस्मोसिस यानी परासरण। दोस्तों पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन यानी विसरण के बारे में। अच्छा दोस्तों एक मुझे एक चीज बताएंगे, जैसे मान लो एक कमरा था, इस कमरे में आपने पार्टीशन कर रखा है, क्लियर है। इस लेफ्ट वाले भाग में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और दोस्तों यहां पर कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। दोस्तों मैंने एक छेद कर दिया, तो मुझे बताइए क्या होगा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेफ्ट पार्ट से राइट की ओर जाएगी क्या? बोलो, लेफ्ट पार्ट से राइट की ओर जाएगी क्या? यानी मैं बोलूं कोई भी पदार्थ, इसकी मात्रा देखो लेफ्ट वाले पार्ट में ज्यादा है, इधर इसकी मात्रा कम है, तो कोई भी पदार्थ हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे अगर इधर पानी भी होता ना, इसमें बहुत सारा पानी भरा होता, आप लोग एक छेद कर देते तो पानी इधर फ्लो होना शुरू हो जाता। तो कोई भी पदार्थ होता है ना, जहां उसकी मात्रा ज्यादा होती है वहां से वो कम मात्रा की ओर फ्लो होना शुरू हो जाता है अपने आप। मैंने यहां पर कोई मोटर नहीं लगाई कि पानी को मैं यहां से यहां पर लाने के लिए कोई मोटर लगाऊं, अपने आप आ रहा है। तो दोस्तों पदार्थ की इस स्वतः गति को आप लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिफ्यूजन यानी विसरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, उच्च सांद्रता का मतलब क्या है? जहां पर मात्रा ज्यादा है, तो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर किसी पदार्थ की स्वतः अगर गति हो रही है तो इसे आप लोग बोलेंगे विसरण यानी डिफ्यूजन। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से
लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, मात्रा कम है, वहां पर अगर कोई पदार्थ अपने आप फ्लो हो रहा है तो इसी को आप लोग क्या बोलोगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे, डायग्राम में आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो देखो ये डायग्राम को वापस आन दो, यहां से देखना जब मैं बोलूं। शुरू हो डायग्राम जल्दी। ये डायग्राम ऐसा ही है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इधर देखो, राइट साइड देखोगे ये नीला वाला पदार्थ ज्यादा है, लेफ्ट साइड में देखोगे लाल वाला पदार्थ ज्यादा है। तो लाल वाला पदार्थ यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, इसलिए धीरे धीरे जो लाल वाला पदार्थ है वो कहां पर जाएगा, राइट में जाएगा। आप लोग देख भी रहे हो, थोड़ा बहुत आ रहा है। यहां पर नीला वाला पदार्थ ज्यादा था, यहां पर कम था, तो नीला वाला पदार्थ क्या होगा, यहां पर आएगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो दोस्तों लाल वाला पदार्थ इधर जा रहा है, नीला वाला इधर जा रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ये आपने कोई इसमें कोई वो नहीं लगाया बीच में मोटर। तो इसी को आप लोग बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? क्लियर है। अब दोस्तों डिफ्यूजन का ही एक विशेष केस, डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन यानी विसरण का ही एक विशेष या स्पेशल केस। दोस्तों अगर कोई भी पदार्थ जा रहा है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे पानी हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, इसको डिफ्यूजन बोल रहे हैं। अगर दोस्तों स्पेशली बात करें पानी की, अगर पानी जा रहा है, पानी जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और एक ऐसी झिल्ली के माध्यम से जा रहा है जो कि सेमी परमीबल है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है, कुछ पदार्थों को तो वो जाने देता है और कुछ पदार्थों को वो नहीं जाने देती झिल्ली। तो अगर कोई ऐसी झिल्ली है जो कि कुछ ही पदार्थों को जाने देती है तो उसको बोलेंगे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अगर कोई पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। यानी परासरण दोस्तों डिफ्यूजन का ही एक केस है। बताओ, हिमांशु जी बोल रहे हैं सर कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है? हिमांशु जी लाइसोसोम पढ़ लिया क्या हमने? लाइसोसोम आने तो दो, इतनी जल्दी किस बात की है? ठीक है, आ जाओ। क्लियर? तो उसमें रोक लिया अपने आप को, मतलब मैं क्या ही, मतलब इससे कमेंट क्या ही पढ़ूं मैं। ठीक है, पढ़ा क्या रहा हूं मैं, पूछ क्या रहे हो आप, ये तो ध्यान दो। इधर तो आएगा, लाइसोसोम भी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा। चलो, तो ऑस्मोसिस यानी परासरण के हम बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों परासरण क्या होता है, आप लोग क्या बोलोगे कि अगर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, जल के गति हो रही है, जल के अणुओं की गति हो रही है, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। दोस्तों आई बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा दोस्तों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, ध्यान से आप लोग समझो। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या था, आपने पानी में चीनी घोल रखी है, ध्यान से समझना, पानी में चीनी घोल रखी है। यहां पर भी आप पानी में चीनी घोल रखी है, बहुत बढ़िया। इस जगह क्या था, पानी में काफी कम चीनी घोल रखी है, शुगर, और यहां पर पानी में बहुत ज्यादा चीनी घोल रखी है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, जैसे फॉर एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं यहां पर 100 ग्राम पानी में अगर 2 ग्राम चीनी है, तो यहां पर मान लेते हैं 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी है। तो अगर एक रेशो बात करें चीनी की और पानी की, यहां पर आ रहा है 1/50 और यहां पर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। दोस्तों ये नेचर हमेशा कहां की क्या करती है, चीजों को बैलेंस करती है हमेशा। तो दोस्तों यहां पर पदार्थ की गति कुछ इस प्रकार से होगी कि चीजें बैलेंस हो जाए। अब आप लोग बोलोगे कि सर कैसे हो सकता है? दोस्तों दो तरीके इसके, आप मुझे बताओ चीजों को मैं बैलेंस कैसे करूं। यहां पर जितना पानी में जितना चीनी घुला हुआ है, मैं चाहता हूं उतना ही परसेंटेज लगभग इधर हो, उतना ही पानी में चीनी यहां पर हो। तो क्या दो तरीके आप लोगों को मुझे बताना है, दो तरीके मुझे बताना है। आप मुझे बताओ कॉमन सेंस लगा के, दो तरीके क्या हो सकते हैं।
दोस्तों दो तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि सर यहां पर शुगर ज्यादा है ना, शुगर यहां से हटा के इधर डाल दो। कहने का मतलब है अगर आपने एक इधर विलियन रख दिया, इधर एक विलियन रख दिया, बीच में दोस्तों मान लो कोई ऐसी झिल्ली है जिससे पदार्थ जा सकता है, तो सर अगर चीनी के मॉलिक्यूल जो होंगे, शुगर के मॉलिक्यूल जब इधर जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि सर यहां पर पानी ज्यादा है और यहां पर पानी कम है। आगे बात समझ में? तो या तो पानी यहां से यहां पर चल जाए तब भी चीजें बैलेंस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बताओ। अरे ये दोनों बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन दोस्तों ये बीच में जो झिल्ली है ना वो सेमी परमेबल है, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या है? कुछ को ही जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। और मान लो ये सिर्फ पानी को जाने दे रही है, तो अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, क्या? कि सर पानी यहां से यहां जाएगा। तो बेसिकली वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? पानी की जो गति होगी वो किस साइड होगी? इस साइड होगी। तो पानी की गति हो रही है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली से हो रही है। क्या इस प्रोसेस को मैं ऑस्मोसिस बोल दूं? क्या परासरण बोल दूं? क्या बताओ किसको समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया कि हां गुरुजी मुझे समझ में आ गया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, यानी विसरण और परासरण क्या है। अब मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बोला कि एक कोई विलियन है, सॉल्यूशन है, उसमें मैंने कोई कोशिका रख दी, तो मैं देख रहा हूं कि कोशिका के अंदर कोशिका फूल गई। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा? ऐसे विलियन को क्या रखूंगा जिसमें कोशिका रखने से वो फूल गई? इसका कोई विशेष नाम बोल दूं क्या इसको? दोस्तों मैंने कोई सॉल्यूशन है, कोई विलियन है, उसमें मैंने कोई कोशिका रख दी और मैं देखता हूं कि ये बिल्कुल चिपक गई, यानी इसका जरूर पानी बाहर निकला होगा। तो सर ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलियन को क्या बोलूं? तो दोस्तों जो सॉल्यूशन है ना ये आप लोगों के तीन टाइप के होते हैं। आइए, है ना, जैसे मतलब मान लो कोई भी कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, तो जब इसके अक्रॉस पानी की गति होती है, मतलब यहां से बाहर या बाहर से अंदर, तो दोस्तों ये तीन प्रकार से हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि भाई पानी बाहर जा रहा हो, एक ये हो सकता है कि पानी अंदर आ रहा हो, एक ये हो सकता है जितना पानी बाहर जा रहा हो उतना ही पानी अंदर आ रहा हो। ठीक है, तो दोस्तों तीन प्रकार के आप लोगों के सॉल्यूशन होते हैं, विलियन होते हैं। एक होता है आप लोगों का हाइपोटोनिक, जिसकी एनसीईआरटी में हिंदी अल्प परासरण दाबी लिखी हुई है। इसको कई जगह अल्प परासारी भी बोलते हैं। ठीक है, अल्प परासारी बिल्कुल सही है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी हिंदी लिखी हुई है अल्प परासरण दाबी। तो आप लोग मान लो अल्प परासी, आप लोग ध्यान रखो, और आपके ग्रुप डी में ये वर्ड दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हाइपोटोनिक की जो हिंदी होती है वो अल्प परासरण दाबी होता है। अब सर इस सॉल्यूशन में क्या होता है? दोस्तों ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जैसे ही मैं इसमें कोशिका को रखता हूं तो कोशिका फूल जाती है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन से, इस विलियन से पानी कहां पर आ रहा है? कोशिका के अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया। यानी मैं बोलूं पानी कम कहां पर है? कोशिका के अंदर है। पानी ज्यादा कहां पर है? कोशिका के बाहर है। सर इसको आप मुझे बताओ, इसको हाइपो क्यों बोला? आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, जैसे मान लो कोशिका के अंदर आपने एक सॉल्यूशन डाल दिया, किसका? नमक प्लस पानी का। ठीक है, नमक पानी घोल के कोशिका के अंदर रखा हुआ है। पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट यानी विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें कुछ मात्रा में मैंने नमक डाला तो नमक को बोलेंगे सॉल्यूट यानी विलेय। तो दोस्तों ये विलायक प्लस विलेय मिलके क्या कहलाते हैं? विलियन कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बाहर मैंने क्या रख दिया? बाहर भी मैंने नमकीन पानी डाल दिया, लेकिन बाहर क्या है? पानी बहुत ज्यादा है, नमक चिन्नू सा है, नमक चिन्नू सा है। यानी पानी में जो नमक, इसको बोलेंगे सॉल्यूट यानी विलय। विलेय 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 विलेय, और ये भी है आपका विलेय। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कोशिका के बाहर
कोशिका के बाहर अगर नमक की मात्रा कम है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो क्या होगा? तो नमक की मात्रा कम है यानी पानी की मात्रा ज्यादा है, और अंदर क्या है? मान लो नमक की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो होगा क्या? होगा क्या? क्या दो ऑप्शन है? क्या दो ऑप्शन क्या है? या तो नमक बाहर आए या पानी अंदर जाए। अब ये जो कोशिका झिल्ली है अर्ध पारगम्य प्रकृति की है, ये पानी को आने जाने देती है, तो क्या पानी यहां से यहां पर जाएगा? क्या कोशिका फूलेगी क्या? तो दोस्तों ऐसा देखो, हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम कम कम, कमी। तो अगर बाहर का जो सॉल्यूशन है, बाहर का जो विलयन है, अगर इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है, तो क्या होगा? इस दौरान पानी अंदर जाएगा, वाटर कोशिका में प्रवेश करेगा और कोशिका फूलती है। आगे ये बात समझ में? तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोशिका को अगर हम लोग एक सॉल्यूशन विलयन में रखेंगे और अगर वह फूल रही है तो यह किस प्रकार का सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक है। आई बात समझ में? बोलो बोलो, किस किस को आई समझ में? अगर किसी को नहीं आई समझ में, इसका मतलब वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो ये देखो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप लोग रखोगे तो जो कोशिका के अंदर क्या आएगा? पानी आएगा, ठीक है। दूसरा बात दोस्तों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हाइपर का मतलब ज्यादा, हिंदी में बोलते हैं अति परासनदाबी। तो दोस्तों आपने कोशिका को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। तो पानी की मात्रा कम है तो कोशिका का पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा? तो जो जल होगा वो कोशिका से बाहर निकलता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? अगर कोशिका के बाहर विलेय की मात्रा ज्यादा हो तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी अति परासनदाबी विलयन। और दोस्तों इस वाले प्रोसेस में होगा क्या? जो कोशिका को अगर आपने किसी हाइपरटोनिक यानी अति परासनदाबी विलयन में रखा है तो पानी बाहर निकलेगा। सर हिंदी में साइंस का बुक कब आएगा? दोस्तों अभी बुक वगैरह कोई भी नहीं है सौरभ जी, हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी आप इधर पढ़ लो, से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी बुक वगैरह नहीं है, मैंने अभी थोड़ा कैंसिल कर रखा है, अभी टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, है ना, अभी मुझे समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने बुक का काम रोक रखा है ना। सर आपको समय क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों अभी ALP CBT 2 की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, RRB JEE की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो रेलवे जूनियर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं मैं, तो उनकी क्लास चल रही है। CBT 2 वाले बच्चों की क्लास चल रही है, ठीक है। आपके ग्रुप डी की क्लास चल रही है। तो मैं भी तो देखो यार, मैं भी तो एक इंसान हूं, ठीक है। तो आएगी जब बता देंगे, टेंशन मत लो, आ जाओ। बस ये चीज है, कभी जीवन में जब भी लाऊंगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो साइंस की बेस्ट किताब होगी वो, ये मैं आपको कर सकता हूं। मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कि लाके कर दिया, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपरासारी विलयन आप लोग किसको बोलोगे? अगर दोस्तों मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका को आपने ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया, ऐसे विलयन में रख दिया जहां पर बाहर पानी में जितना नमक है उतना ही पानी में नमक मान लो कोशिका के अंदर है। तो पानी अगर थोड़ा अंदर भी आएगा तो बाहर भी उतना ही बाहर चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली शुद्ध का कोई शुद्ध आवागमन नहीं होता, नेट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब ना पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा नेट में। अगर आप लोग देखेंगे और मान लो आ गया तो उतना ही बाहर जाएगा। ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, तो हमने कोशिका के बारे में 2 चीजें पढ़ ली, सेल वॉल क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, और कोशिका झिल्ली क्या होता है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई भी कोशिका होती है उसके सबसे भारी लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति थोड़ा सा बड़ा करता है, ठीक है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, इसके अंदर वाली लेयर को आपने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। आपने ये भी जान लिया सेल वॉल किसी में मिलती है किसी में नहीं मिलती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को हर कोशिका में मिलेगी। सर जिंदगी में पहली बार ऐसी साइंस पढ़ी है, थैंक यू सो मच। ओके बॉबी जी, चलो अब दोस्तों क्या होता है, कोशिका के अंदर एक पार्ट और होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
लेकिन दिक्कत यह है कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता न्यूक्लियस यानी केंद्रक। मैंने बताया था ना आप लोगों को, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 5 चीजें होती है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों को इन 5 चीजों के अलावा और भी कई चीजें मिलेगी। न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये मान लो दोस्तों ये न्यूक्लियस है। तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के, मतलब कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। आगे बात समझ में? तो देखिए दोस्तों कोशिका द्रव्य क्या है। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला कि कोई कोशिका है, इस कोशिका की ये मान लो दोस्तों क्या है, ये झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में से लिक्विड एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के अंदर जेल जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है, तो इसको बोलेंगे आप लोग साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। सर आप लोग मुझे वीडियो से दिखाओ, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जाओगे लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। ये जो लिक्विड आप लोग देख पा रहे हो ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। इसी लिक्विड के अंदर आपको कई पार्ट मिलेंगे, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पर मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहीं पर मिलेगा इसी कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से समझो कि ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है दोस्तों, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली जैसे पदार्थ को आपने बोला साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर आप लोगों को कई पार्ट मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। अभी हमारा सारा ध्यान रखना है किस पे, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पे, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली में इस कोशिका द्रव्य के अंदर कई कोशिकांग शामिल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सारे आप लोगों को इधर ही मिलेंगे। और दोस्तों कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो मेजरली कहां पर होती है, इस साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या है, सारे के सारे आप लोगों के कोशिकांग है। चलिए आ जाओ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप। सर मेरा नाम गणेश है, मैं बोकारो झारखंड से हूं, मेरा टेक्नीशियन में 92.34 नंबर है। वेरी गुड। मेरे ईयर ड्रम में थोड़ा सा डैग है बट सुनाई देता है 100%, कोई दिक्कत होगा क्या सर? प्लीज रिप्लाई। गणेश जी आप एक बार मेडिकल कंडीशन उसकी देखिए और आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करिए, अगर कुछ मान लो कुछ दिक्कत भी होगी तो डॉक्टर उसका सॉल्यूशन बता देंगे, है ना। आ जाओ। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। देखो इस बार टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया मौका था। अच्छा आपने किसी ने टेक्नीशियन और दिया है क्या? एलपी और टेक्नीशियन दिया है आप में से किसी ने? मतलब टेक्नीशियन वाले बच्चे जिसने इस बार मेहनत कर ली थी ना, उनका भाई साहब लक्की चांस था ये। हर बार टेक्नीशियन में 2 स्टेज होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इस बार केवल एक था। अच्छी खासी भर्तियां थी, साइंस 40 मार्क्स की थी, ठीक है। तो आराम से दोस्तों जिस बच्चे ने पढ़ा है आराम से सिलेक्शन होगा, मतलब क्लियर है। तो मैं इसलिए बोलता हूं पढ़ा करो। अगर आप लोग ऐसे चीजें छोड़ देते हो कि सर बाद में कर लेंगे तो कर लो। ग्रुप डी में तो देखो तुमको लो सिलेक्शन, तुम ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये रहा कोशिका। तो कोशिका के बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके चारों ओर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, इसको साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसमें क्या मैं बताऊं, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को 3 चीजें बता दी है, क्या क्या? सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल ये 3 चीजें पाई जाती है क्या? नहीं सर, 2 चीजें और पाई जाती है। क्या? एक क्रोमोसोम भी पाया जाता है क्या? हाँ। तो दोस्तों क्या होता है, जो कोशिका होती है ना, उस कोशिका के अंदर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर, आप लोग धागे जैसा ऐसा कुछ मिलता है, उसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर बात करी जाए, जो कि कम डेवलप होती है, उसमें आप लोगों को केवल एक क्रोमोसोम मिलेगा।
यूकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों को क्रोमोसोम की संख्या एक से ज्यादा मिलेगी। कोई कोई कोशिका ऐसी होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, किसी में 23, किसी में 14, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही क्रोमोसोम मिलता है। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो धागे जैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए यहां पर तो कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, यहां तो कोई केंद्रक है ही नहीं, तो इनका क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके चारों ओर कोई प्रॉपरली रीजन नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर? आ जाओ। चलिए, तो आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं क्रोमोसोम के बारे में। अब सर ये क्रोमोसोम होता कहां पर है, समझाओ, आ जाओ। ठीक है, देखो जैसे अगर हम लोग बात करी जाए यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्रोमोसोम कहां पर मिलता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। दोस्तों अगर इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे ना तो ऐसा आप लोगों को दिखेगा, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे डबल हेलिकल द्विकुंडली नुमा इसकी आकृति होती है क्रोमोसोम की। और दोस्तों ये जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना होता है? दो पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक तो हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए। इन दो पदार्थ से ही आप लोगों का क्रोमोसोम बना है। अब आप लोग बोलोगे सर ये डीएनए क्या है? दोस्तों इस डीएनए की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार, आपको किसी ने बोला होगा कि भाई आपकी शक्ल बिल्कुल पापा से मिलती है या मम्मी से मिलती है, या आपके यार बोलने का स्टाइल दादाजी जैसा है या दादी जैसा है, आपकी नाक बिल्कुल नाना जी जैसे है या नानी जैसे है। समझ रहे हो? इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं। तो वो एक्चुअली में आपके पिताजी से या आपकी माताजी से वो, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या आता है, उनके डीएनए का कुछ पार्ट आता है। यानी डीएनए एक रेस्पॉन्सिबल है क्या? किसके लिए? आनुवांशिकता के लिए। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसे आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, जेनेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई? तो आओ समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में कुछ बातें। देखो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? एक धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी। कोशिका के अंदर ऐसे धागे जैसी, थ्रेड जैसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली में ये जो धागे होते हैं ना, ये काफी आप लोगों के मैं क्या बोलूं, एक प्रॉपरली अरेंज नहीं होते, ऐसे बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, यानी पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका बनती है, तो इसका ये जो धागे वाला पार्ट है ना, प्रॉपर आप लोगों का क्या होता है? दिख जाता है आप लोगों को, एक प्रॉपर उसमें अरेंजमेंट में आ जाता है, क्योंकि इसको बंटना है फाइनली, कुछ उधर जाना है कुछ इधर जाना है। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आप लोगों का क्रोमोसोम है किससे मिलकर बना है। इधर लिख देता हूं, जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और एक हिस्टोन नाम के प्रोटीन से। डीएनए और हिस्टोन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आ गई बात समझ में? अब गुरुजी आप लोग बोलोगे डीएनए क्या है? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों जैसे मान लो एक एग्जांपल, ये मान लो डीएनए है। तो दोस्तों डीएनए के भी छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं। इस एक खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है आपके पिताजी का पूरा डीएनए आपके में आ जाएगा, माताजी का पूरा डीएनए आपके में आ जाएगा, नहीं। डीएनए का कुछ पार्ट ही हमारी बॉडी में आता है, उसे आप लोग बोलते हैं जीन। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो डीएनए बेसिकली क्या है? मैं बोल सकता हूं कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? जीन से मिलकर बना हुआ है। या डीएनए के एक सेगमेंट को, खंड को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तो डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं? जीन आप लोग बोलते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे जनरेशन में ये जो बेसिकली कैरेक्टर्स आता है वो डीएनए की वजह से आता है, या फिर आप बोल सकते हो डीएनए के टुकड़े जीन की वजह से आता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों
मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया। बताओ मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया? क्या मैंने सेल वॉल कोशिका भित्ति पढ़ाया क्या? देखो मैंने आपको क्या बोला था, आ जाओ प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना समझते हैं। क्या मैंने सेल वॉल कोशिका भित्ति पढ़ाया? हां, इसका मतलब वो वहां पर पाई जाती है। क्या मैंने सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पढ़ाया? हां, इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। क्या मैंने आप लोगों को साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पढ़ाया? हां सर, आपने पढ़ाया। क्या मैंने आप लोगों को क्रोमोजोम पढ़ाया? क्या क्रोमोजोम? हां सर, पढ़ाया। क्या मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्या मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्या मैंने आपको गोल्जी बॉडी पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्या मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो पाए जाते ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल ये 4 चीजें पाई जाती है और एक चीज और पाई जाती है, राइबोसोम। केवल ये 5 चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इनमें एक्स्ट्रा और क्या पाया जाता है? क्लियर है? इसमें एक्स्ट्रा और क्या पाया जाता है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, कई चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती है। आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः द्रव्य जालिका। देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या है? कोशिका है। अब आप लोग बोलोगे सर कोशिका ऐसे कैसे दिख रही है? अगर एक 3D में एक इमेजिन करो, एक बॉल को इमेजिन करो, तो अगर बॉल को मैं यहां से काट दूं, ऐसे काट दूं और ऐसे काट दूं, तो जो ये वाला पार्ट बचेगा ना, वो आप लोगों को ये दिख रहा है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों, क्या कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब दोस्तों, न्यूक्लियस के जस्ट पास में, ये आप लोग देख पा रहे हो, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के जस्ट पास में ये ऐसे, ये जो है यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आइए इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों बात करते हैं, ये एक्चुअली में है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों शीट यानी चादर आप लोग जानते हो, मतलब वो कौन सी, मतलब वो वाली शीट की बात कर रहा हूं। रुको मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास में कोई शीट पड़ी है कि इधर। रुको रुको रुको। मिल गई। देखो देखो, जैसे दोस्तों ये एक शीट है, ये पतली क्या है? एक शीट है। दोस्तों अगर मैं शीट को ऐसे फोल्ड करूं, अरे यार मेरे को तो ये भी नहीं आता। ऐसे कर सकता हूं क्या शीट को? ऐसे कर सकता हूं क्या शीट को? बताओ, ऐसे ऐसे कर सकता हूं क्या शीट को? ऐसे कर सकता हूं क्या? तो कहीं ना कहीं जो आप लोग ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हो, क्या मैं आपको बोल सकता हूं क्या ये एक प्रकार की शीट ही है जो कि ऐसे मुड़ी हुई है? तो ये आप लोगों का क्या है? एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब क्या है अभी मैं बताऊंगा। मतलब ये शीट्स का एक नेटवर्क है, बहुत सारी शीट्स ऐसे आप लोगों की जुड़ी हुई है, और या फिर बहुत सारी ट्यूब्स भी होती है इसमें। अभी आप लोगों को दिखने में केवल शीट दिख रही है, अंदर ट्यूब्स भी होती है, नलिका भी होती है। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बस ये थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर समझा है, मैंने काम वगैरह नहीं बताया कि ये क्या करेगा, बस मैंने आप लोगों को बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में दिखने में कैसा होता है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विशेषता क्या है? देखो देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के पास में ये आप लोगों को जो मिल रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जिसकी सरफेस पे आप लोगों को छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने।
ये बेसिकली जो दाने हैं वो क्या है, राइबोसोम है, जिसकी बात करेंगे आगे करेंगे, राइबोसोम है, राइबोसोम है। क्लियर है? तो अगर मैं इस पे हाथ लगाऊंगा तो मेरे को रफ लगेगा क्या, खुरदुरा लगेगा क्या? बिल्कुल। तो इस एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पे ये राइबोसोम पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, शॉर्ट में बोल दो RER। और दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे इसकी सरफेस पे कुछ भी राइबोसोम नहीं है, तो इस पे हाथ लगाओगे कैसा नजर आएगा, स्मूथ नजर आएगा, तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। आगे बात समझ में? जीवन सर प्लीज टेक रेस्ट, आई फील यू आर वेरी टायर्ड। नहीं हूं मैं, ठीक है, पढ़ लो इधर। आगे बात समझ में? दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो राइबोसोम होते हैं ना दोस्तों, क्या हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन बनते हैं क्या? मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनते हैं क्या? अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर प्रोटीन बनते हैं तो फिर हम लोग प्रोटीन खाते क्यों हैं? अरे जो आप लोग प्रोटीन खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, उससे आपको अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो अम्ल, और वही अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार से जुड़ के बॉडी में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। जैसे हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो भी तो एक प्रकार का प्रोटीन है। हमारे नाखून में कई प्रोटीन होते हैं, हमारे बाल में कई प्रोटीन होते हैं। तो हां, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी कोशिका से। तो जरूर कोशिका में प्रोटीन बन रहा होगा। तो कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों मान लो यहां पर प्रोटीन का निर्माण हो गया, इस जगह ये कोशिका थी, इसके इस जगह प्रोटीन का निर्माण हो गया। आपको कोशिका के अंदर ही प्रोटीन यहां से यहां पर भेजना है, इस जगह। तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी मदद कर सकता है कि देखो इसमें ऐसे रास्ता नहीं दिख रहा क्या, ऐसे रास्ता जैसा, ऐसा रास्ता जैसा नहीं दिख रहा क्या? तो क्या इनके माध्यम से प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह पर आ सकता है क्या? इस बार का टेक्नीशियन का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एक किसकी तरह एक्ट करता है? एक पैसेज की तरह। पैसेज का मतलब क्या है? मार्ग। ये एक पैसेज, एक मार्ग की तरह भी कार्य करता है। किस लिए? मूविंग प्रोटीन, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। सेल यानी कोशिका के अंदर ही, अगर कोशिका के अंदर ही प्रोटीन को या किसी अन्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी हेल्प कर देगा क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका आपकी मदद कर देगा? बिल्कुल। और दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है SER और एक होता है RER, वो मैंने आप लोगों को बताया। सर ग्रुप डी एग्जाम कब होगा? शैलेश जी जब आप लोगों का पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है शैलेश जी, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब मुझे बताओ सिलेबस कब करोगे पूरा? कभी भी हो सकता है, 3-4 महीने में हो जाएगा, है ना, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। रेलवे वाले ध्यान रखना, इस बार बहुत तेज है वो, 3-4-5 महीने में कभी भी हो सकता है। तो बढ़िया तैयारी करो, जल्दी से आप आ जाओ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो दिख गया, ये न्यूक्लियस के पास वाला, ये रहा, दिख गया क्या? दिख गया? दिखा? ये नहीं दिखा? ये देखो, ये दिख गया? चलो तो दोस्तों इसका अब कार्य क्या हो जाएगा? देखो रफ, मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है ये, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। दोस्तों इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता, और ये राइबोसोम है कहां पर? RER पर है। तो मैं बोल सकता हूं क्या RER प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जबकि दोस्तों SER यहां पर निर्माण होता है लिपिड का। लिपिड किसको बोलते हैं? फैट को बोलते हैं, यानी वसा को बोलते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे कि क्या कोशिका के चारों ओर की लेयर को सेल वॉल आपने बोला था, अंदर वाली को बोला था सेल मेम्ब्रेन? आप मुझे बताइए सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कौन से दो पदार्थ से बनी होती है ये बताओ? लिपिड और प्रोटीन, यानी वसा और प्रोटीन। क्या दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन भी बन रहा है क्या? फैट भी बन रहा है क्या?
क्या मैं बोल सकता हूं क्या कोशिका झिल्ली के निर्माण में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा बनाया गया प्रोटीन और फैट इस्तेमाल होता है नई कोशिका की सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में बनाने में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो दोस्तों इसने जो प्रोटीन और लिपिड बनाया, इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछेगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। अरे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो कोशिका में ये पढ़ा था, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज इस व्यक्ति ने करी थी। ये चीजें एनसीईआरटी में जो कहीं लिखी हुई नहीं है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आपने किसी ने सेल पढ़ा होगा ना कोशिका चैप्टर, उससे पूछना भाई बता मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, फिर वो बोलेगा ये तो मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को तो ये पता है सबसे बड़ा अंडा, सबसे छोटा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका ये। अब बताना, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है, आप कर लोगे। चले, क्लियर है, आ जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह तो आप लोगों ने बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है। दोस्तों अगर बात करी जाए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक इसका विशेष योगदान और है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी किसको बोलते हैं जानते हो क्या? ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, उसे कशेरुकी बोलते हैं। क्या आप वर्टिब्रेट हो क्या? यस। मैं हूं क्या? यस। बंदर है क्या? यस। शेर है क्या? यस। गाय है क्या? यस। भैंस है क्या? यस। दोस्तों क्या आपके बॉडी में लीवर पाया जाता है क्या? लीवर, हां सर। क्या लीवर बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होगा क्या? यस सर। क्या कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा क्या? यस सर। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा क्या? यस। तो दोस्तों जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, उनके लीवर में, लीवर की कोशिका के अंदर ये जो SER पाया जाता है, इसका एक अलग योगदान और होता है। क्या? ये डिटॉक्सिफिकेशन यानी विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, कोई जहरीला पदार्थ आ गया, तो उसको दोस्तों डिटॉक्सिफाई करने का कार्य कौन करता है? लीवर। लीवर चाहता है कि उसको डिटॉक्सिफाई करूं, उसके विषैले प्रभाव को मैं खत्म करूं। तो वो करता कौन है? लीवर की कोशिकाओं में जो SER होता है ना, वो आप लोगों का करता है। तो दोस्तों लीवर सेल्स के अंदर जो SER पाए जाता है वो कई जहर और दवाओं को विषहरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर दवाई, इंग्लिश में इसको ड्रग्स बोलते हैं, ड्रग्स वो वाला मत समझ लेना, ठीक है? ड्रग्स का मतलब है यहां पर दवाई। दोस्तों आप लोगों को कोई दवाई वगैरह खाता है क्या? अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो यार, दवाई कौन नहीं खाता सर? दोस्तों मैं अंग्रेजी दवाइयों की बात कर रहा हूं मैं। सर देखो कभी दिक्कत हो जाती है तो लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की। सर कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों इन मेडिसिन का भी कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जहरीला पदार्थ होता है, ये खुद एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। क्लियर? तो इस टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने का काम कौन करता है? आपका लीवर करता है। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करोगे, हर छोटी बात में ये ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो भाई साहब धीरे धीरे आप लोगों का जो लीवर होगा वो खराब होगा। आगे बात समझ में? क्लियर है? चले आ जाओ, बताओ तो इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थों और औषधियों, है ना, औषधियों का मतलब क्या है? मेडिसिन की बात कर रहा है, दवाइयां की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? तो कौन करता है ये काम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ अब एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कब होगा? ये सूर्य जी बोल रहे हैं। बेटा तुम्हारी बायोलॉजी नहीं हुई, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करके क्या करोगे? हैं? तो जो पढ़ रहा है उस पर तो ध्यान देते नहीं हो। सर ये कब होगा, ये कब होगा? अच्छा साथ में फिर ये क्वेश्चन और पूछा करो, सर मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, फिर मैं दोनों का जवाब में एक साथ दूं। भाई आप लोगों को मैं इतना बेहतरीन पढ़ा रहा हूं, समझो मेरी बात को।
अगर आप इधर ध्यान नहीं दे रहे, फालतू के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो उसके साथ में एक चीज और लिख दिया करो। जैसे मान लो कोई फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर फिजिक्स होगा कब होगा, तो साथ में ये भी लिख दिया करो नीचे कि सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या, फिर मैं दोनों का जवाब एक साथ दूं मैं, क्योंकि इधर जो पढ़ रहे हो इधर तो ध्यान देते नहीं हो आप लोग। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच, फिजिक्स आप लोगों का इसमें खत्म होने वाला है दोस्तों। जुड़ो, शानदार बैच, मतलब तुम्हारी इच्छा है तो जुड़ो। अगर सीरियस हो अपने सिलेक्शन के लिए कि सर मेरे को सारे एग्जाम की एक साथ तैयारी करनी है, जुड़ो, बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए नहीं, अरे सर मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूं, तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं कॉम्बो बैच में। कॉम्बो बैच आप लोग परचेज कर लीजिए। अगर आप चाहते हो केवल मैथ्स का लेना चाहता हूं, केवल जीके का लेना चाहता हूं, तो आप लोग इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो दोस्तों। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराया। डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब जाइए, यहां पर निर्माण बैच कॉम्बो पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करके पेमेंट जैसे कर देंगे क्लास चल जाएगी। कोई समस्या आ रही है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच।